अच्छा भावना, तुम एक बात बताओ, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कभी सड़क पर ड्राइव कर रही हो या किसी के साथ कहीं जा रही हो और आसपास तुम्हें नज़र आए कि कोई एक्सीडेंट हुआ है? सिमरन, ऐसा कई बार हुआ है, जी। खास करके हाईवे पर, जहाँ पर बहुत स्पीड से गाड़ियाँ जाती हैं। तो ऐसे में हमारा कानून क्या कहता है और मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत एक्सीडेंटल क्लेम्स लेने की क्या प्रक्रिया है? इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं साक्षी कक्कड़ सिंह जी, जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, और साथ ही हम स्वागत करते हैं ऑनलाइन माध्यम से हमारे जो एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक कुमार सिंह जी भी हमारे साथ जल्द ही बनेंगे। तो चलिए सवालों के इस कारवां की हम शुरुआत करते हैं। और मैम, क्योंकि हम मोटर व्हीकल्स एक्ट की बात कर रहे हैं, तो मोटर व्हीकल्स एक्ट को आम इंसान आम भाषा में कैसे समझ सकता है और इसका क्या संबंध है एक्सीडेंटल क्लेम से? देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट ऐसा कानून है जो कि मोटर व्हीकल के हर पहलू को नियंत्रित करता है, चाहे वो गाड़ी का लाइसेंस करना हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो। अब दुर्घटनाग्रस्त जितने भी पीड़ित होते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट और अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट रूल्स 2022 आए हैं, जो सरकार ने अप्रैल 2022 से लागू किए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ना तो केवल कैसे जल्दी से जल्दी एक पीड़ित को, या जो भी दुर्घटना में अगर पीड़ित है या मृतक है, उसके घर वालों को, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कैसे जल्दी से जल्दी आप कंपनसेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, वो उसका बहुत ख्याल रखा गया है। पहले क्या होता था कि काफ़ी देर लगती थी, कोर्ट्स में मुकदमे सालों तक चलते थे, पर अब उस न्यू रूल्स के तहत और जो अमेंडमेंट 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में लाया गया है, उसके तहत अगर उसका उन सभी रूल्स का, प्रावधानों का सही से अनुपालन हो, तो 1 साल के अंदर अंदर पीड़ित या उनके घर वालों को, या जनरली अगर एक्सीडेंट हो जाता है और सिर्फ गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, उसके अंदर 1 साल के अंदर अंदर कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा सकता है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे अगले गेस्ट जो हैं अशोक कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑनलाइन माध्यम से। नमस्ते अशोक जी, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? जी नमस्कार। नमस्कार। अशोक जी, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट के तुरंत बाद किस तरीके की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, क्या कुछ फॉलो करना चाहिए? देखिए, एक्सीडेंट होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि घायल की जान बचाना। घायल की जान बचाना इतना महत्वपूर्ण है कि एक जो शुरुआती 1 घंटा होता है, जिसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, 1 घंटे में उसको नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर या हॉस्पिटल में पहुंचाना। भारत सरकार ने एक इसके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम भी चलाई है, गुड सैमरिटन स्कीम। 2019 में एमबी एक्ट के सेक्शन 134 ए के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है, उसको एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है। कोई भी व्यक्ति अगर किसी घायल को अस्पताल लेके जाता है, तो उसको सिविल या क्रिमिनल एक्शन से प्रोटेक्शन मिला हुआ है। उसको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आप अपना नाम बताइए, अपना पता बताइए। पुलिस इंक्वायरी में उनके स्टेटमेंट नहीं ले सकती जब तक कि उसकी मर्जी ना हो इसमें कंट्रीब्यूट करने की। तो सबसे पहला काम, जो मैं दोबारा इसको रिपीट करना चाह रहा हूँ, कि सबसे पहला काम घायल को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाना होता है। हमारे यहाँ जो हमारे स्टेट में जो व्यवस्था है, एम्बुलेंस की व्यवस्था है, और उसके अलावा जो है हमारी यूपी 112 की गाड़ियां हैं, वो भी एम्बुलेंस की तरह काम करती हैं। जब भी इस तरह के कोई भी सूचना मिलती है एक्सीडेंट की, तो ये गाड़ियां घायल को अस्पताल पहुंचाती हैं और उनका कोशिश करती हैं कि जल्द से जल्द उनको उसको इलाज मिल जाए, उसका जीवन सुरक्षित हो जाए। जी हाँ। साक्षी जी, अगर इसी बारे में आपसे कुछ और उसमें एडिशनल कुछ जाना जाए कि कानून के हिसाब से और क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, जान बचाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हॉस्पिटल पहुंचा के सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि एफआईआर हो सके। अगर इसमें 3 चीज़ें हैं, अगर किसी को सिर्फ चोट आई है तो उसको पुलिस को इन्फॉर्म करवाकर अपना मेडिकल टेस्ट फटाफट कराना चाहिए। प्लस जो भी दुर्घटना हुई है, दुर्घटना स्थल की अगर कोई साथ में है, उसको उसकी फ़ोटोग्राफ्स लेनी चाहिए, क्योंकि वो बाद में इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए काफ़ी हेल्प आउट करता है। उसी तरह इंश्योरेंस कंपनी में चोट, अगर किसी को सिर्फ चोट आई है तो उसको अपने इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी के नोडल ऑफिसर्स होते हैं, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। इसीलिए अगर सिर्फ दूसरा पहलू ये है कि अगर आपकी गाड़ी को नुकसान आया है और आपकी जान को कोई खतरा नहीं हुआ है, कोई चोट नहीं आई है, तो गाड़ी से उतर के
जो भी साथ में है या जो वाहन चालक है उसको फ़ोटोग्राफ्स लेनी चाहिए, पुलिस को उसमें भी सबसे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। सेकेंडली उसमें इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए ताकि सर्वेयर आके अपनी रिपोर्ट ऑन टाइम देख सके और गाड़ी को किसी भी सर्विस स्टेशन पे लेकर जा सके। अगर किसी की जान गई है तो उसमें और अगर कोई बहुत ज़ख्मी हालत में है तो सबसे पहले जैसा कि बताया गया उनको हॉस्पिटल लेके जाए, फिर पुलिस को इन्फॉर्म करें। दोनों सूरत में मेडिकल टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में वो हमें जब हम दावा अधिकरण में जाते हैं, क्लेम ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट या एमएलसी रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जनरली वो रिपोर्ट पुलिस ही अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ देती है, बट एज अ क्लेमेंट आपकी भी ड्यूटी बनती है कि वो सारे कागजात आपके पास हों ताकि आपको क्लेम लेने में कभी कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल। और दर्शकों, हाथरस से एडिशनल एसपी अशोक कुमार सिंह जी भी हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। सर, अगला सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब भी ऐसी कोई स्थिति बने कि कहीं कोई दुर्घटना हुई है, तो सबसे पहले जो निजी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाने की क्या प्रक्रिया है, कौन ये सब कुछ कर सकता है? देखिए, मुकदमा जैसे भी एक्सीडेंट होता है, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को कॉल करेंगी। जैसे कि अभी हमें यूपी 112 की हमारी फैसिलिटी है। यूपी 112 मौके पे जाएगी, जो भी घायल है उसको हॉस्पिटल पहुंचाएगी और वो इवेंट को ट्रांसफर करेगी पुलिस स्टेशन में। एक तो वहां से कायम हो सकता है मुकदमा, या फिर जो भी पीड़ित है उसके परिजन तत्काल पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को संपर्क करके अपना मुकदमा पंजीकृत करा सकते हैं। जैसे मुकदमा पंजीकृत होता है, इसके बाद विवेचना प्रारंभ हो जाती है। उसमें तमाम साक्ष्य एकत्रित करके और फिर उसमें चार्जशीट और साक्ष्य न मिलने में, पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर फाइनल रिपोर्ट की कार्रवाई की जाती है। एक्सीडेंटल क्लेम की अगर बात करें अशोक जी, तो पुलिस की क्या कुछ भूमिका रहती है उसमें? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इसमें मैं थोड़ा सा इसको, दो तरह की इसमें बातें आती हैं। एक तो जैसे कोई गाड़ी नोन है, नोन केसेस में एफआईआर दर्ज हुई, इंजरी रिपोर्ट ली जाती है, और अगर किसी की डेथ हुई है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको चार्जशीट दाखिल होती है। अगर साक्ष्य मिल जाते हैं तो इन सारे लेके सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके हम मोटर व्हीकल एक्सीडेंटल जो ट्रिब्यूनल है वहां पे हम भेजते हैं इसको। इसमें एक फॉर्म 54 की बात आती है। फॉर्म 54 हम पुलिस स्टेशन से भर के एमएससीटी कोर्ट में हम भेजते हैं। ये तो बात हुई नॉन व्हीकल की जिससे एक्सीडेंट हुआ है। दूसरा आता है ऐसे जो हिट एंड रन केसेस होते हैं कि गाड़ी हिट करके निकल गई, गाड़ी का पता नहीं चला। ऐसे केसेस में भी एफआईआर रजिस्टर होती है। एफआईआर ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जब हमें पता नहीं चलता कि गाड़ी कौन सी थी, इसमें हम फाइनल रिपोर्ट लगाते हैं। उस फाइनल रिपोर्ट को मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं अभी कुछ पिछले साल मुरादाबाद में था, तो वहाँ हम लोगों ने सुओ मोटो, एक्चुअली क्या होता है जो हिट एंड रन केसेस में, इसमें जिले में जिलाधिकारी महोदय इसके लिए अधिकृत हैं, वही इसका दावा का निर्धारण करते हैं। तो वहां पे केसेस पहुंच नहीं पाते थे क्योंकि लोगों को पता नहीं था इसके बारे में, इसके प्रचार प्रसार का अभाव था। तो हमने एक साल के जितने भी ऐसे केसेस थे, हिट एंड रन केसेस थे जिसमें गाड़ी का पता नहीं चला, ऐसे सारे केसेस में एफआईआर, इंजरी रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट के साथ साथ हमने जो पीड़ित था उसका, जो अगर किसी की डेथ हो गई है तो नेक्स्ट ऑफ कीन जो है उससे, या उनके मोबाइल नंबर, उनसे एक एप्लीकेशन लेके सीधे डीएम साहब को सारी पत्रावली हमने भेज दी। 45 ऐसे मामले में थे जो कि अभी प्रोसेस में है, इस पर जल्दी निर्णय हो जाएगा। और 2022 में पहले जो एक्सीडेंट में 25 नेक्स्ट जो किसी की डेथ हो जाती थी हिट एंड रन केसेस में 25,000 रुपए का अनुदान की व्यवस्था थी। ये भारत सरकार ने बढ़ा के इसको 2 लाख कर दिया है। अब अगर हिट एंड रन केसेस में अगर हम गाड़ी का पता नहीं चलता तो भी अगर हम प्रोसेस कर लें तो जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ये 2 लाख रुपए उसको मिल जाएंगे। इसके दावा अधिकारी जो होते हैं, जांच अधिकारी दावा के, ये एसडीएम होते हैं। एसडीएम इसकी जांच करते हैं। जांच करने के बाद तो हम लोगों ने उस पूरे फाइल को तैयार करके उनको दे दिया ताकि उनको आगे कोई दुविधा ना हो, और इसमें बहुत अच्छे परिणाम आए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया।
और एडवोकेट साक्षी, आपसे जानना चाहेंगे कि इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो एक्सीडेंटल क्लेम्स की प्रक्रिया है उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्या दस्तावेजीकरण का प्रोसेस रहता है, उसके बारे में हमें बताएं। देखिए, अगर एक्सीडेंटल क्लेम है और किसी की डेथ हुई है तो उसमें डेथ सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, प्लस अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या डिपेंडेंट्स हैं उनकी डिटेल्स, FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गाड़ी की आरसी, अगर गाड़ी में हुआ है तो गाड़ी की आरसी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट जैसे कि सरला देवी और प्रणय सेठी जो रिसेंटली आए हैं उसमें एज वाइज भी मल्टीपल हैं कंपनसेशन देने के, कैसे इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट कर सकती है। तो इसलिए एज प्रूफ के साथ साथ उसमें अगर आप ये देखें कि उस आदमी की एक पर्टिकुलर इनकम क्या है, जो मृतक है उसकी इनकम क्या है, प्लस उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, फ्यूचर में वो कितना इनकम कर सकता था, उस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने वो सब ध्यान रखते हुए कुछ मल्टीप्लायर्स निकाले हैं। तो इसलिए उसका इनकम सर्टिफिकेट या इनकम टैक्स रिटर्न की उसकी सालाना इनकम ये थी ताकि कैलकुलेट करने में और उस पर इंटरेस्ट देने में आसानी हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ इंजरी हुई है तो उसमें भी आपका पर्सनल, आपको अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कितनी डिसेबिलिटी हुई है उस हिसाब से फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, अपना इनकम सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है। गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत मायने रखती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डिपेंडेंट है, माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, तो उनका एज सर्टिफिकेट कि कितना उनका एज है, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनका सर्टिफिकेट, स्पाउस है तो उसका एज सर्टिफिकेट और उसका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, ये सब देना काफ़ी ज़रूरी रहता है। अगर यही सब चीज़ें लोग ध्यान में रखकर अपना क्लेम दाखिल करते हैं तो क्लेम डिसाइड करने में भी कोर्ट्स को और ट्रिब्यूनल्स को कोई परेशानी नहीं होती है। ओके, तो प्रक्रिया थोड़ी सरल हो जाती है। प्रक्रिया बहुत सरल हो जाती है। साक्षी जी, अगर मोटर वाहन दुर्घटना में किसी को मुआवजा के लिए अप्लाई करना है, वो मुआवजा लेने की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, नए रूल्स जो 2022 में आए हैं उस हिसाब से तो पुलिस को विद इन अ स्पैन ऑफ 48 आवर्स अब क्लेम ट्रिब्यूनल्स को इन्फॉर्म करना होता है, जिसको कहा जाता है फर्स्ट एक्सीडेंटल रिपोर्ट। अगर मृतक है, मृतक के अगर कोई घर वाले हैं या उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अपना क्लेम करते हैं, वो धारा 166 में आता है। अगर पुलिस खुद सुओ मोटो 48 आवर्स में अपना इन्फॉर्मेशन देती है ट्रिब्यूनल को, और पुलिस को साथ में ही अब इंश्योरेंस कंपनी के लिए नोडल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट होनी ज़रूरी हो गई है, तो पुलिस को नोडल ऑफिसर्स को भी इन्फॉर्म करना होता है, प्लस जो पीड़ित है उसको और मृतक के घर वालों को या जिसको भी इंश्योरेंस क्लेम लेना है उनको अपने सारे राइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होती है। इस 48 आवर्स की रिपोर्ट के बाद पुलिस के पास 30 दिन और फिर 90 दिन टोटल DAR यानी जिसको हम डिटेल्ड एक्सीडेंटल रिपोर्ट कहते हैं वो देने के लिए दिए जाते हैं। पुलिस का जो क्लेम होता है और ये जो एप्लीकेशन होती है ये हर दावा अधिकरण में मिसलेनियस एप्लीकेशन के तौर पे लगाई जाती है। उसके बाद डिटेल्ड एक्सीडेंटल रिपोर्ट जिसमें कि क्या एविडेंसेस मिले हैं, पुलिस को अपनी जांच के दौरान क्या लगा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, सारे अलग अलग तरीके के फॉर्म नए रूल्स के साथ आए गए हैं। तो उन फॉर्म्स को आपका अगर कोई एक्सीडेंट करके गया है तो ड्राइवर की डिटेल्स, ओनर व्हीकल्स की डिटेल्स, गाड़ी कौन चला रहा था, प्रॉपर लाइसेंस था या नहीं था, गाड़ी प्रॉपरली रजिस्टर्ड थी या नहीं थी, और इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या लिखा गया है। प्लस मोटर्स व्हीकल एक्ट के में एक चीज़ होती है कि आपका कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें दोनों की गलती है या सिर्फ एक वाहन की गलती है, तो जो कंपनसेशन और दावा होता है वो इस पर भी निर्धारित किया जाता है। जब पुलिस अपनी DAR रिपोर्ट दे देती है 90 डेज़ में, तो नए रूल्स के तहत इंश्योरेंस कंपनी को अपना एक सेटलमेंट ऑफ़र देना होता है 149 में। अगर क्लेमेंट, पीड़ित, उनके घर वाले उस कंपनसेशन से जो ऑफ़र्स इंश्योरेंस कंपनी दे रही है उससे राज़ी है, तो अब दावा प्राधिकरण को 30 दिन के अंदर दावा ख़त्म करके वो कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी को विद इन 30 डेज़ पीड़ित को देनी होती है। बाई चांस अगर सपोजिटली एक एक्सीडेंटल क्लेम में पीड़ित के घर वालों को या पीड़ित को लगता है हमें ये कंपनसेशन इससे ज़्यादा मिलनी चाहिए क्योंकि आज हमारा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, कोई बहुत हायर कंपनी में था, बहुत हायर पोस्ट में था, तो उसमें पीड़ित के घर वाले अपना एक क्लेम 166 में डालते हैं, और सेटलमेंट ना होने पर जो दावा प्राधिकरण होता है उसको 90 दिन के अंदर एज़ पर न्यू रूल्स 90 डेज़ के अंदर अवार्ड देना होता है। 9 मंथ्स के अंदर वो अवार्ड्स देना होता है। तो इसलिए अब ये कहा जा सकता है कि अगर सब प्रावधानों को और फॉर्म्स को प्रॉपरली फिलअप करके क्लेम ट्रिब्यूनल में दिया जाए तो 1 साल के अंदर अंदर
एक पीड़ित को या उसके घर वालों को वो क्लेम और कंपनसेशन दिया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के नए डिसीजन जो गौर मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ट्रांसपोर्ट आया है, उसमें कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है कि पुलिस स्टेशंस में स्पेशल यूनिट तैयार की जाए ताकि पुलिस ऑफिसर्स को जितने MACT रूल्स, MACT एक्ट्स हैं उनके बारे में नॉलेज हो, प्लस सेंसिटाइज हो, मुकदमे जल्दी से किया जाए। जहां पीड़ित और पीड़ित के घर वाले कंपनसेशन या जो सेटलमेंट ऑफ़र इंश्योरेंस कंपनी ने दी है उससे राज़ी नहीं है, उस दौरान लोकल कमिश्नर के थ्रू एक एविडेंस सब नोट करके क्लेम ट्रिब्यूनल में दिया जाए, जिससे कि प्रोसेस जल्दी हो सके। बिल्कुल। और मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत किस तरह से एक्सीडेंटल क्लेम्स पाए जा सकते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसी पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट साक्षी कक्कड़ जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और दर्शकों, ऑनलाइन माध्यम से भी हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट अशोक कुमार सिंह जी, एडिशनल SP हाथरस जुड़े थे। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स।